मित्रों नमस्कार। आज हम लोग हमास और इजराइल के युद्ध से उत्पन्न ताज़ा परिस्थिति और जो गज़ा के लोगों को विभिन्न देशों के द्वारा, जिसमें भारतवर्ष भी शामिल है, तो रिलीफ मटेरियल भेजे जा रहे हैं, उसके संदर्भों में इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर इस समस्या का कोई समाधान है अथवा नहीं है और दुनिया को उसके लिए वास्तव में क्या करने की आवश्यकता है। आज जबकि हमारा पूरा देश दुर्गा पूजा और दशहरा की खुमारियों में डूबा हुआ है, गाज़ा के जो उत्तरी इलाके हैं और दक्षिणी इलाके भी, यानी पूरे गाज़ा में कह सकते हैं, गाज़ा तो एक छोटा सा स्ट्रिप है जिसकी पूरी की पूरी पूरा का पूरा क्षेत्र ही 465 स्क्वायर किलोमीटर है। वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है, जो मानवीय संकट है, वो मुझे लगता है कि मानवीय आपदा में तब्दील होता चला जा रहा है। भूखे प्यासे लोग पानी के भाव में, दवाई के भाव में, फ्यूल के भाव में, बिजली के भाव में एक तरीके से एक ऐसी जेल में रखे गए हैं जिस जेल में जैसे हिटलर ने गेस्टापो के माध्यम से होलोकॉस्ट किया था, यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल के ख़त्म किया था, उसी तरह की स्थिति बनती चली जा रही है। और मुझे इस बात के लिए खुशी है कि हमारी सरकार ने गज़ा के इन दुखी लोगों को, दुखी इंसानों को मदद पहुंचाने के लिए दवाइयाँ भेजी हैं, विशेष हेलीकॉप्टर से रिलीफ मटेरियल भेजा है ताकि लोग थोड़ा खा पी सकें। और इजिप्ट के रेड क्रिसेंट यानी रेड क्रॉस के माध्यम से 17 ट्रक मिस्र के रास्ते यानी इजिप्ट के रास्ते दक्षिणी गज़ा में भेजे गए हैं। और वह भी तब जबकि इजराइल ने अनुमति दी, और ये अनुमति यूएन के महासचिव ने, जिनको माना जा सकता है कि दुनिया के सभी देशों के एक तरीके से वे चुने हुए नुमाइंदे के रूप में बात करते हैं, उन्होंने जब अपील जारी किया और कहा कि यदि रिलीफ मटेरियल नहीं गया तो गज़ा में भीषण तबाही मचेगी और ये जो मानवीय संकट है वो बढ़ता चला जाएगा। मेरा मानना है कि मानवीय संकट, जैसा मैंने पहले भी कहा, अब मानवीय आपदा में तब्दील होता चला जा रहा है। इट इज़ ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ, इट्स नॉट ओनली ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। और इसके संदर्भ में हमें आज विचार करने की आवश्यकता पड़ी है कि आखिर पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहे हैं, जो कन्फ्लिक्ट 100 साल से चल रहा है, उसका कोई समाधान होगा या नहीं होगा। अपनी बात को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपके समक्ष आज के हिंदू में निकले हुए एक ख़बर को रखना चाहूँगा। शायद आप में से जो लोग हिंदू पढ़ते हैं वे ज़रूर इस खबर को देखे होंगे। हालांकि हमारे जो चैनल्स हैं, जो मीडिया है, उसमें बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जो शायद हमारे आप जैसे लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। कई बार लगता ये है कि जैसे हमारे देश और हमास के बीच या गज़ा के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, इस तरह से हमारे मीडिया का एक बड़ा सा सेक्शन बर्ताव कर रहा है, जबकि युद्ध इजराइल में है और इजराइल हमारे देश से कोसों दूर है। तो ये खबर क्या है, मैं आपको दिखाकर अभी बात करूँगा। आप इस खबर को देखें। इस खबर में कहा गया है कि इजराइल का जो एयरफोर्स है वो अस्पतालों में, मस्जिदों के ऊपर बम गिरा रहा है। बस्तियां तो तोड़ ही रहा है, लेकिन अस्पताल जैसे अल अहली अस्पताल में उत्तरी गाज़ा में बम गिरे थे और लगभग 300-400 लोगों के मरने की बात कही गई थी, उसी प्रकार से दक्षिणी गाज़ा में भी इस तरह के काम हुए हैं। सीरिया के हवाई अड्डों पर भी बम गिराए गए हैं। सीरिया का अलग देश है। और जो वेस्ट बैंक है, जहाँ पे पैलेस्टाइन अथॉरिटी का शासन है, जो अल फतह जो ऑर्गेनाइजेशन था यासिर अराफत का, उसके लोगों का वहाँ पर शासन है, वहाँ पर भी बम गिराए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग भी काफ़ी उत्तेजित हैं। अखबारों में आ रहा है कि दुनिया के तमाम देशों में पैलेस्टाइन के समर्थन में लाखों लाख लोग सड़कों पर आ रहे हैं। हालांकि हमास ने जो कुछ भी किया इजराइल में 7 अक्टूबर को, उसको आतंकवादी हमले के अलावा और कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके समर्थन में कुछ बात की ही नहीं जा सकती। लेकिन अभी जो कुछ भी हो रहा है, ये तो एक बड़े ख़तरे की ओर उस पूरे कित्ते को, उस पूरे हिस्से को, उस पूरे इलाके को ले जा रहा है।
अगर आप अखबारों में छपी हुई खबरों को, खास करके अच्छे अखबारों में छपी हुई खबरों को देख रहे होंगे तो कई लोग ये आश्चर्य कर रहे हैं कि आखिर जो इज़राइल की फ़ौज थी, इज़राइल का जो मोसाद है, उसका जो सर्विलांस सिस्टम है, जिसको आयरन डोम भी कहा जाता है, वो इतना सजग है कि कोई परिंदा भी बिना उसकी अनुमति के पर नहीं मार सकता। तो आखिर ये हमास के लड़ाके घुस कैसे गए? पैराग्लाइडिंग करते हुए घुस गए, उनके ड्रोनों के माध्यम से घुस गए, और जो खास तरह से टेक्निकली बड़े हाई क्वालिटी के जो घेरे बनाए गए हैं, घेरेबंदी की गई है गज़ा की, उस घेरेबंदी को तोड़ते हुए पहुंच गए। तो आखिर ये तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर होगा इज़राइल का। तो खैर इज़राइल का फेलियर है, लेकिन जो कुछ हमास ने किया, जो बस्तियों में लोगों को, बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या इसका उत्तर यह है कि गज़ा के जो लगभग 23 लाख नागरिक हैं, उन नागरिकों को बिल्कुल होलोकॉस्ट की तरह से भूखों प्यासों मार दिया जाएगा और ऊपर से बम गिराए जाएंगे? टैंक तैयार है और टैंक घुस जाएंगे, और घोषणा की जा रही है इज़राइल की ओर से कि आप उत्तरी गाज़ा में 7 लाख लोग भाग चुके हैं और बाकी बचे हुए 3 लाख लोग हैं, भाग जाओ, वरना माना जाएगा कि तुम भी हमास आतंकवादियों के साथ में है। अगर लड़ाई हमास के साथ करनी है तो फिर आपकी लड़ाई वेस्ट बैंक पर भी हो रही है। वेस्ट बैंक में बम गिराए जा रहे हैं क्योंकि वेस्ट बैंक में लोग उद्वेलित हैं। वो पूरा पैलेस्टाइन के 2 हिस्से हैं, गज़ा और वेस्ट बैंक। लेबनान के साथ भी जो सीमा लगती है, वहाँ पर भी हंगामा युद्ध की स्थिति है। हिजबुल्लाह जो वहाँ का एक संगठन है, जिसको आतंकवादी संगठन पश्चिमी देश कहते हैं, वो भी कई बार मिसाइलें इजराइल पर दाग रहा है और इजराइल की ओर से बम्बार्डमेंट हो रहा है। और इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लेबनान को तबाह कर देंगे अगर हिजबुल्लाह को रोका नहीं गया। मतलब स्थिति है कि कोई सैनिटी की भाषा वहाँ बोल नहीं रहा है। हमास क्या बोल रहा हो तो आ नहीं रहा हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक अंडरग्राउंड संगठन के रूप में काम कर रहा होगा, उसकी तो बातें आ नहीं रही हैं। लेकिन जो बातें आ रही हैं उसमें जो युद्धरत पक्ष हैं, उसमें जो मजबूत पक्ष है, उसकी ओर से कहीं भी सैनिटी की भाषा, शांति की भाषा, समझदारी की भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा। लग रहा है 2 सांड लड़ रहे हैं और एक सांड दूसरे सांड को मारने के बाद ही वो वापस अपने दरबे में जाएगा। और जो दुनिया के दूसरे देश हैं वो रिलीफ तो भिजवाने में रुचि रख रहे हैं, लेकिन जो लोग मारे जा रहे हैं, जो अस्पतालों पे बम गिर रहा है, जो मस्जिदों पर भी बम गिरने की जो बात आई है, जो एयरपोर्ट्स पे बम्बार्डमेंट हो रहा है, जो टैंक हैं, और ये हो रहा है कि साहब इसकी इन्फेंट्री घुसेगी, इसका इजराइल की इन्फेंट्री के साथ साथ उसकी आर्टिलरी घुसेगी और तबाह कर दिया जाएगा गाज़ा को। उसके बारे में अपने अपने हितों के कारण शायद, या हथियार बेचने के कारण, कोई देश बोल नहीं रहा है। शांति का प्रयास दिख नहीं रहा है। मेरा यहाँ पे ये आग्रह होगा सभी लोगों से, हालांकि कौन मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मनुष्य के रूप में मुझे लगता है कि खून कहीं भी बह रहा हो, इंसान का खून दुनिया के किसी भी देश में बह रहा हो, हमारे आप जैसे लोगों को अगर हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, कुछ कहना ज़रूरी हो जाता है। अफसोस के 2 शब्द, आंसू की 2 बूंदों के अलावा इस बात की अपील भी ज़रूरी हो जाती है कि शांति बहाल हो। युद्ध से किसी का भला होता नहीं है, बदले की कार्रवाई से किसी का भला होता नहीं है। बेगुनाह इंसानों के खून से चाहे जो भी पक्ष अपना हाथ रंग ले और खुशियाँ मनाए, खुशियाँ हमेशा नहीं रहती। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का मामला आज का नहीं है, 100 सालों से चल रहा है और समस्या का समाधान नहीं हुआ, न जाने कितने लोग मारे गए। तो मेरा ये कहना है मित्रों कि अब हम अगर हम बिल्कुल भूतकाल में जाएं और हम भूतकाल में घूमते रहेंगे, भूतकाल के खंडहरों में हमें कंकाल मिलेंगे, नर कंकाल के अलावा हम वहाँ कुछ ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें आगे की देखना पड़ेगा, दुनिया को आगे की देखना पड़ेगा, पैलेस्टीनियंस को आगे की देखना पड़ेगा, इजरायलियन को आगे का देखना पड़ेगा, क्योंकि शांति होगी तभी समृद्धि आएगी। बिना शांति के दुनिया में कहीं भी समृद्धि नहीं आई है। हिटलर को लगता था कि वो पूरे दुनिया में शासन करेगा, उसको लगता था कि जो जर्मन रेस है, जिसको आर्यन रेस कहते न थकता था, वो सर्वश्रेष्ठ रेस है, प्योर ब्लड वाली रेस है। इसलिए यहूदियों पर उसने न केवल अत्याचार किए,
जो यहूदी वहाँ बसे हुए थे उनको गैस चैम्बरों में उसके लोगों ने हिमलर का नाम लिया जाता है मार डाला। लेकिन उससे हिटलर का भला नहीं हुआ, हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी। और जर्मनी का बहुत भला हिटलर के कारण नहीं हुआ, हिटलर के कारण जर्मनी तबाह हो गया। दुनिया के तमाम देशों पर उसने हमले ज़रूर किए यूरोप में, लेकिन जब हमले उसके ऊपर हुए, उसको अंतिम रूप से जब यूएसएसआर ने हराया, तब उसे पता चला, स्टालिनग्राड में तब उसको पता चला कि हथियार तुम्हारे पास ही नहीं दूसरों के पास भी होते हैं, हथियारों से मसलों का समाधान नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है ये एक उसके वो एक युद्ध के माध्यम से भी पॉलिटिक्स होती है, जो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स होती है उसका एक मैनिफेस्टेशन युद्ध है, लेकिन उससे समस्या का समाधान कहीं होते देखा नहीं गया। इसलिए इस युद्ध में मैंने जैसा कहा कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बजाय ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ होता चला जा रहा है, और इजराइल के ऊपर भी मिसाइलें गिर रही हैं और गजा के लोग भी तबाह हो रहे हैं, लेबनान में भी मिसाइलें या बम गिर रहे हैं, सीरिया में भी गिर रहे हैं, और शांति का प्रयास बहुत सफल होता दिखाई नहीं देता। अभी इजिप्ट में एक शांति के लिए वार्ता की गई थी, लेकिन न तो उसमें इजराइल का कोई प्रतिनिधि था न हमास का प्रतिनिधि था। जब मेन लोग नहीं थे तो फिर हल कैसे होगा। तो मैं ये कह रहा था कि 1947 में यूएनओ ने जो 2 स्टेट में डिवाइड करने का, एक अरब स्टेट और एक इजराइल स्टेट बनाने का जो प्रस्ताव रखा था, और यरूशलेम को ट्रस्टीशिप में देने का प्रस्ताव रखा था, और प्रस्ताव जिसको रेजोल्यूशन 181 कहते हैं अभी भी जिंदा है। जब ओस्लो एकॉर्ड हुआ तो पीएलओ ने, जिसको माना जाता है कि वो गुरिल्ला थे, और उनको भी दुनिया के तमाम पश्चिमी दुनिया के तमाम देशों ने आतंकवादी घोषित कर रखा था, यासिर अराफात को। लेकिन अंत में यासिर अराफात को फ़लस्तीनियन जनता का प्रतिनिधि मानना पड़ा, और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में ही उनको आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने अपनी बात कही। और बाकायदा जो ओस्लो एकॉर्ड हुए 1993 में 1995 में, उसमें यासिर अराफात और उस समय जो इज़ाक राबिन थे इजराइल के प्रधानमंत्री, उनमें सहमति बनी कि समस्या का समाधान करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये था कि जो 2 स्टेट थियरी दी थी यूएनओ ने, जो रेजोल्यूशन 181 है, उसके ही रास्ते शांति स्थापित हो सकती है, उसके ही रास्ते दोनों नस्लों को, जो विभिन्न 2 तरह के धर्म मानते हैं, अभी तो बहुत सारे लोग जू और मुस्लिम के बीच में भी नफ़रत जैसी चीज़ फैलाना शुरू कर दिए हैं। जैसे भारतवर्ष में कई लोग हिंदू मुसलमान के रूप में फैला रहे हैं, तो वहाँ पर भी जू और मुस्लिम के रूप में चीज़ों को फैलाना शुरू किए हैं। तो जो विभिन्न धर्मों के मतावलंबी हैं उनके बीच ये माना गया ओस्लो एकॉर्ड्स में कि शांति तभी स्थापित होगी जब परमानेंट सल्यूशन इस 2 स्टेट का जो डिवीज़न का प्रस्ताव था यूएनओ का, जो रेजोल्यूशन 181 था, उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। इज़ाक राबिन ने भी सहमति दी थी और 5 साल में सोचा गया था कि उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। परंतु इज़ाक राबिन को इजराइल में जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने मार डाला, क्योंकि इजराइल में भी बहुत सारे रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट पार्टीज़ हैं, और उन पार्टीज़ के दम पर वर्तमान सरकार को भी अपनी मेजॉरिटी बनानी पड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति वहाँ इजराइल में निर्णय ले लेगा। जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज वहाँ वह भी स्ट्रांग हैं और पैलेस्टाइन में भी स्ट्रांग हैं। और ये कहा जाता है कि पीएलओ धीरे धीरे नरम होता चला जा रहा था, इसलिए जो इजिप्ट का चरमपंथी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड है उसने हमास की स्थापना की, जो मानता ही नहीं था कि जूस को एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उसके भी रुख में नरमी आई थी। लेकिन अचानक ये जो हमला हुआ है उसने उस नरमी के पूरे परिदृश्य को बदल करके रख दिया है। तो ओस्लो एकॉर्ड्स के आधार पर शुरुआत करके, और मुझे लगता है कि सोचना पड़ेगा कि उस इलाके में शांति के लिए 2 स्टेट थियरी को ही माना जाए। जेरूसलम एक पवित्र जगह मानी जाती है, जूस के लिए भी, यानी यहूदियों के लिए भी। अल-अक्सा मस्जिद है मुस्लिम्स के लिए भी, मक्का मदीने के बाद तीसरा पवित्र तीर्थ माना जाता है। और गलीली में तो यीशु मसीह पैदा हुए थे, इसलिए ईसाइयों के लिए भी। तो जो होली लैंड है उसके बारे में भी था कि किसी एक देश को नहीं दे करके एक ट्रस्टीशिप के हवाले किया जाएगा। तो जैसे हमारे यहाँ यूटी होता है उस तरीके से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कोई अगर कोई कहे कि नहीं, जैसा रिजोल्यूशन जैसा था वैसा ही लागू हो जाए, चूँकि आबादी बहुत बढ़ गई है,
तो उस आबादी को देखते हुए, दोनों के इंटरेस्ट को देखते हुए और ये विचार करना होगा कि उसी को आधार बना करके, ओस्लो कार्ड में उसी को आधार बनाया गया था, उसको आधार बना करके और एक कंसेंसस पूरे अरब वर्ल्ड में क्रिएट किया जाए। खबरों से पता चलता है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो 2 स्टेट थियरी को मान रही है। शायद इजराइल अभी नहीं मानता। वो कहता है कि हमारे लिए यह अशांत क्षेत्र बनता चला जाएगा, हमारी शांति की गारंटी कौन लेगा। तो एक सोचा जा सकता है यूएनओ के द्वारा कि IPKF जो पीस कीपिंग फोर्स है, इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स, उस तरीके की कोई व्यवस्था हो सकती है। तो 2 नेशन बने तो जो उसका बॉर्डरिंग इलाका होगा वहाँ पे इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स जो विभिन्न देशों के सैनिकों से मिलकर के बनाया जाए। इसमें अरब के भी सैनिक होंगे, इजराइल के भी सैनिक हो सकते हैं, फ़लस्तीन के पास तो फौज है नहीं, यूरोप के भी सैनिक हो सकते हैं, अमेरिका के भी हो सकते हैं, और हमारे देश को तो इसका काफ़ी तजुर्बा है, इसलिए हमारे देश के जाबाज सैनिकों को उसमें रखा जा सकता है। और दुनिया के कई देशों में IPKF है, सूडान में भी है, तो उसे रख करके और एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्रिएट किया जा सकता है। और देखा जाए कि दोनों देशों के बीच में ये जो आतंकवादी संगठन हैं, दोनों तरफ आतंकवादी संगठन हैं, इनको सरकारें डिज़ार्म करें, इनको सरकारें इनके जो नेफारियस एक्टिविटीज़ हैं, इनकी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, उन पर अंकुश लगावें। और अगर इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स होगा तो फिर ये आतंकवादी संगठन जो दोनों साइड के हैं वे एक दूसरे पर हमला भी नहीं कर सकेंगे, दोनों की सुरक्षा सिक्योर रहेगी। तो मुझे लगता है मित्रों कि यह लड़ाई झगड़े को छोड़ करके जो 100 साल से चल रहा है, 4 बार तो अरब इजराइल वार हो चुका, 2 बार तो इंतिफादा यानी बाकायदा फ़लस्तीनियंस का अपराइजिंग हो चुकी इजराइल के विरुद्ध, और दोनों साइड से लोग मारे गए। तो ये मृत्यु का जो तांडव है, ये जो मृत्यु से जो रूहें चारों तरफ फैली हुई हैं और जो खून बह रहा है, इससे कुछ होने हवाने को नहीं है। ये शांति की पहल दुनिया को मिल के करना होगा, UN को मिल के करना होगा। और जो रेजोल्यूशन 181 है उसी में आपस में बैठा करके बाकायदा कंसेंसस एक विकसित करके उसको आधार मानते हुए कुछ ले दे करके चीज़ों को जो मध्यस्थता भी करनी पड़ेगी। दुनिया के तमाम जो बड़े देश हैं उनको अपना अपना छोड़ करके मानवता के नाते मध्यस्थता भी करनी पड़ेगी और उसका एक परमानेंट सल्यूशन निकालना पड़ेगा। मित्रों, आज के दिन मुझे ये बात आपसे इसलिए कहनी ज़रूरी थी कि जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारा देश दुर्गा पूजा और दशहरा की खुशियाँ मना रहा है। तो खुशियाँ तो सभी को मनानी चाहिए, सभी को अपने अपने ढंग से खुशियाँ मनाने का हक है। तो मुझे लगा कि इजराइल में और फ़लस्तीन में भी खुशियाँ वापस आएँ, खुशियाँ मने। जो लोग मर रहे हैं, जो लोग घायल हैं, उनको त्राण मिले, जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको उन तक रसद पहुँचे, रिलीफ पहुँचे। मुझे लगा आपसे आज मुझे बात करनी चाहिए। यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।